आपके इस चैनल पर अब तक समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, पर्यावरण मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्शन, शोध अनुसंधान, सांख्यिकी, मनोविज्ञान प्रैक्टिकल, सकारात्मक मनोविज्ञान और एक नया पेपर को कैलकुलर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड है। आज का हमारा वीडियो रिसर्च से भी रिलेटेड है और इसके साथ साथ स्टैट से भी रिलेटेड है, सांख्यिकी से भी संबंधित है। दोनों जगह पर इसके बारे में पढ़ाया जाता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर आप रिसर्च की फील्ड में जा रहे हैं तो वहाँ पे इसकी उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा है। होता क्या है, इसकी बात करेंगे तो ये हमारे समाज में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में बताता है कि उनकी संख्या कैसी है। जैसे यहाँ पर देखें, बताएगी कि समाज में जो व्यक्ति हैं वो बुद्धि, रुचि, सामयिक स्थिरता, सामाजिकता, ये सभी उनके अंदर सील गुण पाए जाते हैं। ये सभी सील गुण पाए तो जाते हैं लेकिन समान मात्रा में नहीं पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बुद्धि की बात करें तो आप देखिए इस समाज में जिनकी बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है वो भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं और जिनकी बुद्धि बहुत ही कम होती है, मतलब एकदम ही मंद बुद्धि के होते हैं, वो भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। ज़्यादातर कौन से लोग पाए जाते हैं? ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एवरेज बुद्धि वाले होते हैं, एवरेज आईक्यू वाले ज़्यादा पाए जाते हैं। उसी तरीके से आप अमीर और गरीब की बात कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अमीर भी बहुत कम मात्रा में होते हैं, कहीं 5-10%, और बहुत ही ज़्यादा गरीब जिनको 2-2 हफ्ते तक खाना ही नहीं नसीब होता है, वो भी बहुत कम मात्रा में होते हैं। ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास में आते हैं। तो यहाँ पर एनपीसी के द्वारा उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ कैसा ग्राफ बनेगा। तो अगर इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो एक घंटी के आकार बनेगा। किस आकार का? एक घंटी के आकार का इस तरीके से वो बनेगा। अब इस तरीके से क्यों बन रहा है? तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो एवरेज लोग हैं, ज़्यादातर लोग यहीं बीच में आते हैं। कहाँ पे? इस बीच में ज़्यादातर लोग की संख्या यहीं पे होती है। जो टॉपर होते हैं वो भी बहुत कम होते हैं और जो एकदम फेलियर होते हैं वो भी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। वही चीज़ यहाँ पर देखें बताया गया है कि अगर बुद्धि की बात करें तो अत्यंत प्रतिभा संपन्न कुछ व्यक्ति अत्यंत प्रतिभा संपन्न होते हैं, वहीं कुछ व्यक्ति अत्यंत मंद बुद्धि वाले भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन दोनों के बीच में रहते हैं। और जैसे जैसे मध्य से हम दोनों दिशाओं में, चाहे वो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, उस तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है कि उनकी संख्या घटती जाती है। जैसे यहाँ पर देखें, एवरेज में सबसे ज़्यादा उभार है। उभार का मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे लोगों को खड़ा किया जाए, ज़्यादातर लोग यहाँ पे आ पाएंगे, यहाँ पर बहुत कम लोग आएंगे और इधर भी बहुत कम लोग आएंगे क्योंकि यहाँ बहुत कम जगह है। इसको अगर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर एकदम आसान भाषा में समझे तो आप मान लीजिए यहाँ पर लोग को खड़ा करिए तो ज़्यादातर लोग कहाँ खड़े होंगे? बीच में ही खड़े होंगे। बहुत कम लोग इधर और बहुत कम लोग इधर खड़े होंगे। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे मध्य से, चाहे आप इधर की तरफ जाएं और चाहे ही आप इधर की तरफ जाते हैं, तो जो संख्या है वो कम होती जाएगी और यह संख्या एक निश्चित रूप में निरंतर घटती चली जाती है और प्रायः यह क्रम सैद्धांतिक रूप से अनंत तक बना रहता है। आप और आगे बढ़ जाएं और कम हो जाएगा, और आगे बढ़े और कम, और आगे बढ़े और कम, ये कम होते ही चला जाएगा।
अब इस चीज़ को अगर ग्राफ पे हम दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए इसको ग्राफ पे दिखाया गया है। तो इस आंकड़े को अगर हम ग्राफ पे देखें और ग्राफ में हम क्या बनाएं, आवृत्ति बहुभुज बनाएं। आवृत्ति बहुभुज, अगर आपने वो वीडियो आवृत्ति बहुभुज बनाना नहीं जानते हैं या आवृत्ति बहुभुज के बारे में आपको नहीं पता है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप पहले आवृत्ति बहुभुज एक बार समझ लें, देख लें, तब ये देखें तो यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम ग्राफ पे आवृत्ति बहुभुज बनाते हैं एक ऐसे डाटा का, एक ऐसे आंकड़ों का जहाँ पे टॉपर की संख्या भी बहुत कम है, फेलियर की भी संख्या भी बहुत कम है और एवरेज लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से ही बनेगा, एक घंटी के आकार का बनेगा, जहाँ पे इधर हो गए आपके फेलियर वाले, इधर हो गए एवरेज वाले और फिर इधर हो गए आपके टॉपर। तो ये किस तरीके से बन रहा है, एक घंटी के आकार का बनेगा। क्या? आवृत्ति बहुभुज। यहाँ पर देखिए भी बताया गया है कि अब यदि एक जनसंख्या से संबंधित विभिन्न इकाइयों का किसी एक विशेष आधार पर आवृत्ति वितरण तैयार किया जाए तथा उसके आधार पर आवृत्ति बहुभुज तैयार किया जाए तो वो कैसा बनेगा, एक घंटे के आकार का बनेगा। और इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रसामान्य वितरण या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि जो एक जनसंख्या है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, नॉर्मल वे में है। नॉर्मली ऐसे ही होता है कि टॉपर भी कम होते हैं, जो फेल होते हैं वो भी कम होते हैं, ज़्यादातर लोग बीच में ही आते हैं। तो इतनी चीज़ें समझ में आई। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि प्रसामान्य वितरण वक्र सममित सिमेट्रिकल होता है, अर्थात बायां भाग का हिस्सा दाएं भाग के हिस्से के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट है, जो आंकड़ा है, जो जनसंख्या है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, प्रसामान्य वितरण है, तो जो दायां भाग होगा, जो बायां भाग मतलब जो बायां भाग होगा और वो दाएं भाग के बराबर में ही होगा। ये दोनों 50-50 जगह घेरेंगे। ठीक है। तो पहली विशेषता क्या है कि बायां और दायां भाग एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो इसमें जो माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। कब? अगर डाटा सामान्य वितरण वक्र का है, जो आवृत्ति बहुभुज बन रहा है वो सामान्य वितरण वक्र का है, और उसी डाटा का अगर हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलांक, तो वो तीनों एक ही बिंदु पर आएंगे और एकदम बीच वाली रेखा पर आएंगे। नेक्स्ट, प्रसामान्य वक्र अनंत स्पर्शी होता है, अर्थात प्रसामान्य वक्र कभी भी आधार रेखा को स्पर्श नहीं करता है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ये वक्र बन रहा है, तो ये जो ऊपर वाली रेखा है, जो ये नीचे की तरफ बढ़ रही है, वो कभी भी आधार रेखा को टच नहीं करती है। कभी भी ये वाली रेखा इस रेखा को टच नहीं करेगी। ये क्या करेगी, इधर की तरफ बढ़ेगी और बढ़ती हुई चली जाएगी एकदम बराबर में। ठीक है। और यहाँ पे भी ये इसको टच नहीं करती है। ये क्या करती है, इधर बढ़ेगी, इधर बराबरी में इधर की तरफ अनंत काल तक, चाहे जितना लंबा इसको बनाएंगे ये बढ़ता हुए जाएगा, इसको कभी टच नहीं करेगा। तो एक क्वालिटी इसकी ये हो गई। नेक्स्ट क्वालिटी क्या है कि प्रसामान्य वक्र घंटाकार होता है, जो कि आप पहले ही देख चुके हैं कि ये एक वेल शेप में होता है। इसका मतलब यह हुआ कि वितरण का सबसे अधिक केस घंटाकार है, तो क्या होगा कि सबसे अधिक केस कहाँ पे आएंगे, बीच में ही आएंगे। और जैसे जैसे इधर से इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, केसेस की संख्या कम होती चली जाएगी, मतलब उन घटनाओं के घटने की संख्या कम होती चली जाएगी। अगली विशेषता की बात करें तो प्रसामान्य वक्र में ±1 सिग्मा, इसको सिग्मा भी कह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इसको हम SD के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो हम इसे SD भी कहते हैं। तो ±1 SD पर मोड़ उत्पन्न होता है।
अब यहाँ पर कुछ बिंदु दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर -1 SD, यहाँ पर आपका 0 होता है, इधर आपका +1 SD, फिर यहाँ पर आपका +2 SD आ जाएगा, फिर इधर आपका और इधर जाएंगे तो यहाँ पर -2 SD आ जाएगा, इसी तरीके से इधर +3 SD, इधर -3 SD। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो इसमें मोड़ उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ तक सही चलाया है, मोड़ कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, जब -1 SD से ही इधर मोड़ उत्पन्न होता है, बाईं तरफ मतलब लेफ्ट साइड में -1 SD पे मोड़ उत्पन्न हो रहा है, और राइट साइड में भी +1 SD के पास में मोड़ उत्पन्न होता है, यहाँ से मुड़ना स्टार्ट होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि सामान्य वक्र में, प्रासामान्य वक्र में मोड़ कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन में दे सकते हैं कि +-1 SD से, +-2 SD से, या +-3 SD से, ऐसा करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें केसेस के बारे में बताया गया है कि कुल केसेस कैसे कैसे आते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि -1 SD से +1 SD के बीच में 68.26% केस आते हैं। जैसे अगर हम बुद्धि के लेवल की ही बात करें तो 100 लोगों का हम मान लीजिए हम लेते हैं, 100 लोगों को लेंगे तो 100 लोगों में से अगर हमने डाटा जो है वो कैसे कलेक्ट किया है, रैंडम तरीके से कलेक्ट किया है IQ का, तो जो डाटा कलेक्ट हुआ है उसके आधार पर 100 में से जो 68% लोग आएंगे, 68.26%, उनकी बुद्धि एवरेज लेवल की होगी, मतलब वो सबसे ज़्यादा जगह घेरेंगे। और वो कहाँ पे आएंगे, वो सभी बीच में आएंगे, इधर से लेके इतना 1 SD के बीच में, और इधर से लेके इतने में कितने लोग आ जाएंगे, 68% लोग इस पूरे एरिया में आएंगे। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि +-1 SD, मतलब -1 SD से लेके +1 SD के बीच में 68.26 लोग आते हैं। अगर सिर्फ जैसे यहाँ पे क्या है आपका, ये है आपका 0, अगर पूछ लिया जाए कि 0 से लेके -1 SD के बीच में कितना आएगा, तो 0 से लेके -1 SD के बीच में 34.13% केस आएंगे, और सेम चीज़ 0 से लेके +1 SD के बीच में भी आएगा। अगर -1 SD से +1 SD के बीच में पूछा जाएगा तो आपका आ रहा है 68.26%। समझ में आया। देन मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि -2 SD से +2 SD के बीच में कितने % लोग आएंगे, तो -2 SD से अगर +2 SD की बात करें तो इसमें आपके 95.44% इसी में आ जाएंगे, यहाँ से लेके और इधर ये -2 SD और इधर +2 SD, इसके बीच में कितने लोग आ रहे हैं, इसके बीच में आपके 95.44% लोग इसके बीच में आ जा रहे हैं। फिर अगर ऐसे ही आगे बढ़ें तो -3 SD से +3 SD के बीच में 99.73% लोग आते हैं। -3 SD से +3 SD के बीच में 99.73% लोग आते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ें तो और आगे बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ पर देखिए 4 SD का भी दिया है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसमें इसके कर्टोसिस और स्क्यूनेस की बात करेंगे कि अगर इसमें विचलन होता है तो विचलन का क्या प्रभाव पड़ता है और उससे कौन कौन से वक्र बनते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।